हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेस वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहे। तो सबसे पहले इस बुक के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इस बुक के अंदर टोटल 3 यूनिट्स आने वाली हैं। मैं ये तीनों यूनिट्स कवर कराने वाली हूँ अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं इन चैप्टर्स को डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ रिसर्च। तो नाउ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है बेसिक्स ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर हम रिसर्च के बारे में जानेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर क्या रिसर्च होती है उस चीज़ के बारे में, इसकी मीनिंग के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जो गोल्स हैं वो जानेंगे, और रिसर्च के अंदर क्या स्टेप्स करते हैं वो, और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च को और इसके कुछ टाइप्स हैं उनको समझेंगे। ओके, इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो रिसर्च की मीनिंग की बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इससे पहले हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि एज वी आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमें मिल नहीं पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो तो, विल माई मार्क्स डिटरमाइन माई फ्यूचर, इज कंसिस्टेंसी ट्रूली द की टू सक्सेस। मतलब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे फ्यूचर की कंसिस्टेंसी को ट्रूली एक मतलब क्या मतलब पढ़ाई करने से, हमारे मार्क्स से हमें सक्सेस मिल सकती है। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता है ज़्यादातर। ठीक है, और हमारे पास एक और एग्जांपल है कि क्या जो जंक फूड है और जो ओबेसिटी और हार्ट डिजीज़ जैसे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या वो सब जंक फूड से, मतलब जंक फूड खाने से होते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे ऊपर इतना प्रेशर आता है एग्ज़ाम का, और उसकी वजह से हम जब वो सारी चीज़ें को भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो क्यों होता है। ठीक है, और कैसे हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और किन स्ट्रेटजीज़ की हेल्प से हम ज़्यादा देर तक उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, और क्या जो हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो हमारे सोने से ठीक हो सकती है। मतलब कि हमारी स्लीपिंग टाइम अगर ठीक होगा, कहा जाता है कि अगर हम ठीक से सोएंगे, ठीक से नींद लेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा और फिर हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें रिसर्च के थ्रू मिल सकते हैं। ओके, तो रिसर्च क्या है, वो हमें गैस वर्क से आगे जाने के लिए अलाउ करती है। मतलब कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, इस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करती। जो हमारी रिसर्च है वो प्रॉपरली उसको अनकवर करती है, उसके पैटर्न को अनकवर करती है, और उसके रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करती है, उसके कॉजेज़, इफ़ेक्ट, कनेक्शन, सारी चीज़ों को वो अनकवर करती है रिसर्च। ओके, तो इसके थ्रू हमें एक प्रॉपर आंसर मिल पाता है हमारे क्वेश्चंस का, क्योंकि जो रिसर्च है वो हमें एक स्ट्रक्चर और एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ऑफ़र करती है। मतलब कि जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निशन, हेल्थ, रिलेशनशिप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है रिसर्च। ओके, सो रिसर्च के थ्रू हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च की बात करें तो हम सिर्फ जो लेबोरेटरीज़ के अंदर और एकेडमिक जर्नल्स के अंदर जो रिसर्च है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रिसर्च यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च हमारी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में काम आती है, वेदर इट्स अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी और इम्प्रूविंग लर्निंग, मैनेजिंग हेल्थ एंड नेविगेटिंग टेक्नोलॉजीज़, और एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी ये सारी चीज़ों के अंदर रिसर्च काम आती है। ठीक है, बिना रिसर्च के हम सिर्फ अजम्पशंस और बिलीफ्स पे ही रहेंगे। मतलब कि जो किसी ने हमें बोल दिया, बता दिया, उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं, हमें उसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कोई भी एक रीज़न नहीं मिला है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के आंसर जानने के लिए रिसर्च ज़रूरी होती है। ओके, सो रिसर्च के थ्रू हम एक इंपीरियल एविडेंस जो कि ट्रांसफॉर्म होता है अजम्पशंस से साइंटिफिकली सपोर्टेड फैक्ट्स के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे डिसीजंस को, हमारे एक्शंस को और हमारे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को गाइड करता है। ओके, अब आगे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो रिसर्च है उसे डिफाइन करा है। तो अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी,
इन्होंने 1927 में रिसर्च को डिफाइन करा है कि रिसर्च कंप्राइज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो रिसर्च है वो क्या करती है, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करती है और रीडिफाइन भी करती है। मतलब कि किसी ने अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है तो वो रिसर्च के थ्रू दोबारा से उसको रीचेक करता है और उसके बाद उसके अंदर जो परफेक्शन करनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसे दोबारा से उस चीज़ को रीडिफाइन करता है, ठीक है, थ्रू दी रिसर्च। और साथ ही साथ ये एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगाना, ओके, मतलब ये कह सकते हैं परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्री अजम्पशन, ओके। और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है क्लिफोर्ड वुडी ने दैट रिसर्च कंप्राइज डिफाइनिंग एंड द रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस। मतलब रिसर्च जो है वो सॉल्यूशन सजेस्ट करती है, ओके, एंड कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है और पूरे डाटा को एवल्यूट करती है। उसके बाद इट मेकिंग डिडक्शन एंड फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचती है। एंड एट द लास्ट केयरफुली उसे टेस्ट करने के बाद, मतलब उस कंक्लूजन को टेस्ट करने के बाद डिटरमाइन करा जाता है वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। मतलब कि ये मतलब जो अनुमान लगाया गया था तो उसके अकॉर्डिंग ये रिसर्च वहाँ पे फिट होती है या नहीं होती है, ये डिटरमाइन करा जाता है पूरे कंक्लूजन को टेस्ट करने के बाद, ओके। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, ओके। उसके बाद दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि क्रिसवेल, इन्होंने 2014 के अंदर रिसर्च को डिफाइन करा एज अ रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो रिसर्च है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिनके अंदर स्टेप बाय स्टेप, मतलब सबसे पहले कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको एनालाइज करा जाता है ताकि हम किसी टॉपिक या इशू के बारे में ज़्यादा जान सकें, ठीक है। एंड दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे अकॉर्डिंग टू APA डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने 2023 के अंदर रिसर्च को डिफाइन करा है दैट रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन and analyze of phenomena guided by theory and hypothesis to discover general principles or laws। मतलब कि यहाँ पे जो AP डिक्शनरी है इन्होंने कहा है कि जो रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि कंट्रोल करती है ऑब्जर्वेशंस को और जो फिनोमिना है उसको एनालाइज करती है, ओके। एंड उसके थ्रू हमें गाइड करती है, हाइपोथेसिस करते हैं हम रिसर्च के अंदर, एंड उसके बाद वो उसके जो जनरल प्रिंसिपल्स और लॉज हैं उनको डिस्कवर करती है, ठीक है। इसके आगे फिर APA डिक्शनरी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं रिसर्च के, ताकि इसको और अच्छी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को समझा सकें। तो सबसे पहले वो बोलते हैं दैट रिसर्च इज़ अ फंडामेंटली एम एट एड्रेसिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो रिसर्च है वो उसका जो फंडामेंटल एम है वो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, and it serves as a tool to uncover answer and solution to the challenges we encounter in everyday life। मतलब ये जो रिसर्च है ये एक टूल की तरह काम करती है जो कि उन आंसर्स को अनकवर करती है और हमें उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस देती है जो हम एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च क्या है उसका हमेशा से एक ही एम है टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेसी, ओके, एंड इट काउंट ऑन साइंटिफिक discoveries and facts collected through observations and the experience. There is no scope for assumptions and speculations in it। मतलब कि जो रिसर्च है उसके अंदर हमेशा से मतलब उसका एक ही एम है ऑब्जेक्टिव होना और एक्यूरेसी होना। उसके अंदर रिसर्च के अंदर साइंटिफिक डिस्कवरीज और फैक्ट्स को कलेक्ट करा जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, और इसके अंदर कोई भी अजम्पशंस या स्पेकुलेशंस का कोई स्कोप नहीं है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ किसी की बात सुन के मान ली जाए या कोई बिलीफ चलता आ रहा है उसकी बात मान के उस चीज़ को रिसर्च के अंदर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिसर्च के अंदर प्रॉपर एनालाइज करा जाता है सारी चीज़ों को, उसके बाद रिसर्च के अंदर उसे लिया जाता है, ओके। एंड यहाँ पे जो उनका थर्ड पॉइंट है ये है रिसर्च को लेके कि रिसर्च के एवरी फेज़ में, चाहे वो रिकॉग्नाइज से लेके एक वैलिड फिजिबल प्रॉब्लम तक,
एक ऑनेस्ट रिपोर्ट राइटिंग बनाना, और हर फेज़ में जो सब्जेक्टिव और बाइज है उनसे एक फ्री फॉर्म में वो पूरा रिपोर्ट बनाना रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। उसी को एक वैलिड रिसर्च माना जाता है। एंड एक्यूरेसी विद इंटीग्रिटी को इसका एसेंशियल एस्पेक्ट माना जाता है, ओके। मतलब एंड फोर्थ पॉइंट है जो फिजिबिलिटी है, वो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च के अंदर। फिजिबिलिटी का मतलब होता है व्यवहारिकता, तो फिजिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च का। और स्पेशली जो न्यू यंग रिसर्चर्स होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी ऐसे टॉपिक्स चुन लेते हैं जो कि एम्बिशियस एंड नोवेल तो होते हैं, बट बाद में उनको करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब कि लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। मतलब कि यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें मतलब कि पहले से अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप अपनी रिसर्च को टाइम से फिनिश कर पाओ, उन टॉपिक्स को आपको चुनना चाहिए जब आपको एक्सपीरियंस ना हो उन चीज़ों के ऊपर। एंड फिफ्थ पॉइंट है रेप्लिकेबिलिटी। मतलब कि रेप्लिकेबिलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, जिसका मतलब होता है कि जो अदर इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको दोबारा सेम स्टडी को डिफरेंट सेटिंग्स के साथ और डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ चेक करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिलेटेबल है या नहीं है, मतलब कि उसका एक यूनिवर्सल रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस सेम स्टडी को इन्वेस्टिगेटर्स को अलग अलग तरीक़ों से ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन में चेक करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। एंड सिक्स पॉइंट है हमारा, इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू स्पेंड देयर टाइम, efforts and other resources in such a way to ensure meaningful contribution to existing knowledge rather than a simply repeating well known facts। मतलब कि रिसर्चर्स की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना टाइम और एफर्ट्स और अदर रिसोर्सेज को इस तरीके से स्पेंड करें ताकि वो एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकें, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक सिंपली रिपीट करो जो फैक्ट्स पहले से ही पता हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो ऑफरिंग न्यू इंसाइट एंड अल्टीमेटली सर्विंग द मैनकाइंड शुड बी द एम ऑफ एनी रिसर्च। मतलब कि न्यू रिसर्च करनी चाहिए, नई चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, मतलब एक न्यू कंट्रीब्यूशन, न्यू मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए रिसर्च के अंदर, ओके। एंड सेवन्थ पॉइंट है रिसर्च मस्ट स्ट्रिक्टली अडेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। मतलब कि रिसर्च के अंदर स्ट्रिक्टली जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स शुड बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर ऑफ द स्टडी इंक्लूडिंग एनी पोटेंशियल रिस्क। मतलब कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि उस इंसान को उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, उस स्टडी की पूरी इंफॉर्मेशन हो, और उसके अंदर जो पोटेंशियल रिस्क हैं उन्हें मिलाकर भी मतलब रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होने के बाद वो उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। देयर प्राइवेसी मस्ट बी रिस्पेक्टेड इंश्योरिंग कॉन्फिडेंटली फॉर रिस्पॉन्सेज एंड यूजिंग द कलेक्ट डाटा सोली फॉर रिसर्च पर्पसेस। मतलब कि उनकी जो प्राइवेसी है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके जो रिस्पॉन्स हैं उनको कॉन्फिडेंशली मतलब उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो किसी और तक ना पता चले, और उन चीज़ों को डाटा कलेक्ट करने में और रिसर्च पर्पसेस के लिए ही यूज़ करा जाना चाहिए, ठीक है। उनके जो फॉर्मूलाज हैं, मेथड्स हैं, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के जो गोल हैं उनके बारे में। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस करा है कि जो रिसर्च है वो एक रैंडम एक्ट नहीं है, वो पूरे एक प्लान और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस होती है, ठीक है, जिसका एम होता है टू डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्ट करना, इवन कंट्रोल करना ह्यूमन बिहेवियर को। तो ये सारे स्टेप्स एक सिस्टम में होते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इमेजिन करो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसको ये जानना है कि क्यों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, तो वो क्यों होता है, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिस्ट को जानना है। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कहाँ से मिलेगा,
वो हमें रिसर्च से पता चलेगा। उसके अंदर ये नहीं है कि आप स्पेकुलेशंस और अजम्पशंस के बेसिस पे मान लो कि क्यों होता है, मतलब कि कोई कह रहा है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक से सोते नहीं हैं, या फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, या फिर कुछ भी कोई भी उन्होंने रीज़न दे दिया, बट ज़रूरी नहीं कि वो ही एक्चुअल रीज़न हो। तो यहाँ पे रिसर्च काम आती है। रिसर्च हर चीज़ को एनालाइज करती है। रिसर्च के अंदर एक सिस्टमेटिक वे में पता लगाया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका एक्चुअल आंसर क्या है, और जो चीज़ हो रही है उसके पीछे का जो एक्चुअल रीज़न है वो हमें रिसर्च के थ्रू ही पता चलता है। ओके, तो अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि एक साइकोलॉजिस्ट को ये जानना है कि कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले हाई लेवल एंजाइटी को क्यों एक्सपीरियंस करता है, तो इसे पता लगाने के लिए रिसर्च करी जाएगी। रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करा जाएगा एक स्टूडेंट जिसके स्लीपिंग पैटर्न को एग्जामिन करा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि क्या उसकी स्टडी हैबिट्स हैं और उसकी इमोशनल रिएक्शंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करा जाएगा। उसके बाद स्टडी करने के बाद में ये रिवील हो दैट स्लीप डिप्रिवेशन एंड फेलियर फेयर कैन बी टू चीफ कंट्रीब्यूटर, मतलब कि ठीक से ना सो पाना और फेल हो जाने का डर, ये दो मेन चीफ कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन इंटरवेंशंस के थ्रू डिज़ाइन करी गई एंड फॉर सच केसेस इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए बताया गया माइंडफुलनेस ट्रेनिंग एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई गई, मतलब रिकमेंड करी गई। ठीक है, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। और इस तरीके की जो रिसर्च है वो इन्वेस्टिगेटर्स को अलाउ करते हैं टू अप्लाई देयर इनसाइट टू एक्चुअल सिचुएशंस, जिसकी वजह से स्कॉलिस्ट परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है और इससे एक हेल्दी वर्क एटमॉस्फेयर भी बना है, और साथ ही साथ इसने इनकरेज करा है मेंटल वेलबींग को। ओके, और इसको और भी अच्छी तरीके से डिस्कवर करने के लिए तो इसके गोल्स को देख लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल 5 गोल्स हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो किसी भी चीज़ का बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स, जो कि फीलिंग्स एक्यूरेटली जिस तरीके से हो रही हैं ऑब्जेक्टली, और उसकी एक एक डिटेल कि क्या, कब, कहाँ और किसके साथ, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद उसे फिर डॉक्यूमेंटिंग करा जाता है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के बाद जो दूसरा गोल है रिसर्च के अंदर वो है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी बिहेवियर हो रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हैं ये आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लोर करना कि ये सब क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेशन के अंदर ये आता है। ओके, मतलब एक्सप्लेनेशन के अंदर वाई का आंसर ढूंढा जाता है कि क्यों हो रहा है इसके पीछे। ठीक है, उसका जो रीज़न है उस रीज़न को आइडेंटिफाई करा जाता है। दूसरा गोल के बाद जो तीसरा गोल है वो है प्रेडिक्शन, मतलब कि अगर कोई चीज़ हुई है पर हमें बताया गया, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है उसे बताया गया है कि ये बिहेवियर हुआ है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो पहले ही सारी चीज़ों को सुनेगा, उसके बाद वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में उसे जब मतलब जो चीज़ें समझ आएंगी, जो उसका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग फिर वो बताएगा, उसे वो प्रिडिक्ट करेगा कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बाद में और भी ज़्यादा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ प्रिडिक्ट करेगा। प्रिडिक्ट करना मतलब कि फ्यूचर की बात बताना कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ओके, डिटरमाइन व्हेन अ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस इज लाइकली अकर और ऑफ्टन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, अब उसके बाद हमारा जो चौथा गोल है वो है कंट्रोल, मतलब कि अगर कोई बिहेवियर हो रहा है तो उसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से कैसे चेंज करें, कैसे प्रिवेंट करें और उस बिहेवियर को इन्हेंस करें और मेंटल प्रोसेस को, तो इन सारी चीज़ों के अंदर कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं। तो ये जो हमारा 4th गोल है ये यही होता है कि हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को लगा के उस चीज़ को रोकें। ठीक है, मतलब उस चीज़ को होने से कंट्रोल करें कि वो कम से कम हो, और मतलब कि जब तक उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक उसे किस तरीके से रोक सकते हैं हम। अब इसके बाद जो हमारा 5th गोल होता है वो होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर है कि
यूजिंग साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और इम्प्रूव पीपल लाइफ। तो ये एक की गोल है फॉर अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट कि आप अपनी साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है। मतलब उनके ऊपर जो साइकोलॉजिस्ट ने जो सॉल्यूशन निकाला है उसको यूज़ करो, ठीक है, उसको अप्लाई करो उस प्रॉब्लम के ऊपर। तो ये हमारा फाइनल गोल होता है, ओके। अब इसके बाद हमें स्टेप्स इन रिसर्च देखने हैं। तो कोई भी रिसर्च है, अगर उसके अंदर रिसर्चर एक वेल स्ट्रक्चर को फॉलो करे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करे, तो वो रिसर्च एक डिमांडिंग, एग्जॉस्टिंग और जो प्रोसेस है वो मैनेजेबल बन जाता है और भी ज़्यादा और इंजॉयबल हो जाता है। तो अब हम कुछ की स्टेप्स देखेंगे जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर करे जाते हैं, ओके। तो अब हम स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च के अंदर, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है क्लियरली डिफाइनिंग द स्पेसिफिक इशू और गैप इन नॉलेज दैट स्टडी एम्स टू एड्रेस। मतलब कि सबसे पहले जो इशू है उसको सबसे पहले क्लियर करना, उसके बारे में पता लगाना। तो इसके बाद रिसर्च का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। मतलब कि ये एक डायरेक्शन देता है रिसर्च को। मतलब कि स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है जब हम पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। उसको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है रिसर्च के अंदर वो होता है स्टेटिंग द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आपको बताया था कि अनुमान लगाना, ठीक है, कि क्या इसके फ्यूचर रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो इसके क्या और भी बाद में हमें देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट। इस तरीके से उसे पहले ही प्रिडिक्ट करना, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, वो एक फॉर्मल और टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि एक इंटेलिजेंट गेस होता है, ठीक है। इसके थ्रू जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रॉब्लम को समझते हैं, ओके। एंड उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। मतलब कि यहाँ पे डिफाइनिंग करना और फैक्टर्स को मैनेज करना बाय यूज़ रिसर्च आउटकम्स। मतलब रिसर्च आउटकम्स का यूज़ करके जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना, ये थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। मतलब जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के, नंबर्स में, क्वांटिटीज़ में, जो कि मेजर करे जा सकते हैं, काउंट करे जा सकते हैं। तो ये जो स्टेप है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाए, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करके, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको मेज़र करा जाए, और जो कंट्रोलिंग है अदर पोटेंशियल वेरिएबल्स उनको इंश्योर करा जाता है बाय द स्टडी वैलिडिटी, ओके। अब इसके बाद है फोर्थ जो स्टेप है वो है सिलेक्टिंग ऑफ बेस्ट एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। मतलब कि स्ट्रेटजी को चुनना, मतलब चूजिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर कंडक्टिंग द स्टडी। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो सही स्ट्रेटजीज़ हैं, जो रिसर्च डिज़ाइन उसके ऊपर अप्लाई करे जा सकते हैं, उन डिज़ाइंस को चुनना, ठीक है। क्योंकि जो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं वो रेफर करते हैं ओवरऑल प्लान और फ्रेमवर्क कि किस तरीके से जो रिसर्च है वो कंडक्ट करी जाएगी। और इस स्टेप में इन्वॉल्व है सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज टू इफेक्टिवली आंसर द रिसर्च क्वेश्चन एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। ये सारी चीज़ें इस स्टेप के अंदर होती हैं, ओके। अब इसके बाद है हमारा फिफ्थ स्टेप, जिसके अंदर है सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स एंड टूल्स। मतलब कि यहाँ पे इन्वॉल्व है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड चूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा गैदरिंग। मतलब कि डाटा को इकट्ठा करने के लिए जो टूल्स और सैम्पल्स चाहिए होती हैं उन्हें सेलेक्ट करना। मतलब कि जो चीज़ें हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आने वाली हैं, जो टूल्स इसमें लगेंगे और जो सैम्पल्स इसमें यूज़ होंगे उनको सेलेक्ट करना, ओके। उसके बाद है डाटा कलेक्शन, हमारा सिक्स्थ स्टेप। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द सिलेक्टेड टूल्स एंड मेथड्स। मतलब कि उन टूल्स और मेथड्स का यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करना, ओके। ये कैसा प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारा सेवन्थ स्टेप आता है रिसर्च के अंदर, वो होता है डाटा एनालिसिस। मतलब कि जो डाटा हमने कलेक्ट करा है उस डाटा को
इंटरप्रेट करना, मतलब कि उसको एनालाइज करना, और उसके अंदर ऑफ्टन यूजिंग डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का यूज़ करना, ठीक है। उन मतलब पूरी जो डाटा कलेक्ट करा गया है उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है। और 8th जो हमारा स्टेप होता है वो होता है ड्राइंग कंक्लूजन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन। तो ये फाइनल स्टेप होता है जहाँ पे हम एक समराइज्ड और पोटेंशियल को बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। मतलब कि जो हमने पूरा डाटा एनालाइज करा है, कलेक्ट करा है, उसको हम पूरा देखकर उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं, और उसके बाद वो जो सॉल्यूशन निकला है उसको हम उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं। मतलब कि जो इस प्रॉब्लम पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसको जो हमारा सॉल्यूशन निकला है वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे रिसर्च के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारी रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि रैंक्स में, कैटेगरीज में, रिएक्शन टाइम में, टेस्ट स्कोर्स में। तो ये कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें डाटा एनालाइज करने की, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सेम मेथड्स ही यूज़ करते हैं हर डाटा को एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल समटाइम हमारे पास जो डाटा होता है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो फॉलो करता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट अदर टाइम वो ऐसा नहीं करता है। ऑल्सो द वे, मतलब कि इस पर भी डिपेंड करता है कि जो डाटा है वो हम किस तरीके से मेज़र करते हैं, कि इट्स ऑन अ नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल हो या फिर इंटरवल हो या फिर रेशियो स्केल्स पे हो। तो ये अफेक्ट करता है कि किस तरीके से हम इसे एनालाइज करते हैं। इस वजह से हम सिर्फ एक अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते हैं सब चीज़ों के लिए। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर डिपेंड करता है टाइप ऑफ डाटा पे, वेदर वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो रहा है या नहीं। तो मेनली 2 कैटेगरीज हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स में जिनको हम यूज़ करते हैं। एक है पैरामेट्रिक, दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक मेथड, ओके। तो अब ये क्या है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामेट्रिक रिसर्च देख लेते हैं। पैरामेट्रिक रिसर्च मेथड के अंदर जो पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन होता है वो यूज़ करा जाता है। मतलब कि सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीटर जो होता है वो एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द पॉपुलेशन। अब स्टैटिस्टिकल का मतलब है कि मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारी चीज़ों के अंदर हमें पॉपुलेशन के बारे में पता हो। और हमारा पैरामेट्रिक रिसर्च के अंदर जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो। और दूसरी बात, उसके अंदर जो हम मेज़र करेंगे डाटा को वो इंटरवल और रेशियो स्केल्स पे हम मेज़र करते हैं पैरामेट्रिक रिसर्च के अंदर डाटा को, ओके। सो इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के थ्रू हमें एक प्रिसाइज और पावरफुल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिलता है। तो अगर हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड है जैसे कि टी टेस्ट, एनोवा एंड पेयरसन करलेशन। सो ये सारे टेस्ट है पैरामेट्रिक रिसर्च के, ओके। तो बेसिकली हमारा जो पैरामेट्रिक रिसर्च है वो तब करा जाता है जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पता हो कि कितनी पॉपुलेशन है, और उसका जो हमारे पास मेजरमेंट हो वो होता है इंटरवल और रेशियो स्केल्स पे, ओके। सो एक क्वांटिटेटिव नंबर पता होता है हमें पॉपुलेशन को उसके अंदर, ओके। सो दैट इज़ पैरामेट्रिक रिसर्च। नाउ अब हम देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च क्या होती है। तो अब हम देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च। तो नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च जो है वो रेफर करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को डेट डू नॉट रिक्वायर द सैम्पल डाटा टू मीट स्ट्रिक्ट अजम्पशंस। मतलब कि जिन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को सैम्पल डाटा की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि स्ट्रिक्टली पैरामेट्रिक रिसर्च के अंदर ज़रूरी होता है, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर नहीं होता है वो। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली यूज़फुल है व्हेन द डाटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इस मेथड के अंदर जो सैम्पल का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। व्हेन द वेरिएबल्स आर मेजर्ड, सो दे मेजर्ड ऑन अ नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, ओके। एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि सच एज द ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंस, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वेरिएबल्स हैं उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। और जो पैरामेट्रिक टेस्ट था वो डिपेंड करता था एक्चुअल डाटा वैल्यूज़ पे, ठीक है। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स हैं उसके अंदर जो डाटा है वो रैंक वाइज यूज़ करा जाता है, ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है ची स्क्वायर टेस्ट
और मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च के अंदर करे जाते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक की बात करें तो इसके अंदर जो डाटा कलेक्ट करा जाता है वो रैंक में, कैटेगरीज में करा जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें नंबर्स नहीं पता होते हैं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। और इसके अंदर सैम्पल भी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। और मतलब कि आप कह सकते हो कि नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च क्वालिटेटिव होती है और जो पैरामेट्रिक होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। तो ये होता है नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च की। सो डाटा को कलेक्ट करने के टाइप्स होते हैं जिनके अंदर हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को। अब किस तरीके से डाटा को एनालाइज करा जाता है और रिसर्च के अंदर बहुत सारी वेरियस फॉर्म्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम कुछ मेजर टाइप ऑफ रिसर्च देखेंगे साइकोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहला आता है साइंटिफिक रिसर्च। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली जिस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं कि किस तरीके से पीपल थिंक करते हैं, एक्ट करते हैं, फील करते हैं इन अ डिफरेंट वेज, ठीक है। और व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि कैसे ये लोग इतनी अलग तरीके से सोच सकते हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट को इन चीज़ों के बारे में जानना होता है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो बेस्ट आंसर होता है टू दिस क्वारीज, क्योंकि एज दिस मेथड, ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड, इससे ह्यूमन बिहेवियर की ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज मैनर में हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और इस मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो ये मेथड फोकस करता है ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, फैक्ट्स और लॉजिकल एनालिसिस, ओके। सो ये दिस इज़ द ओनली मेथड जो कि हमें एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर एकदम क्लियरली आउटलाइन स्टेप्स इंक्लूड हैं, जैसे कि स्टेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट करना, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, और फ्रेमिंग अ हाइपोथेसिस, और सिलेक्टिंग अ प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स, और गैदरिंग फैक्ट्स और एवेल्यूट द रिजल्ट, और उसके बाद ड्राइंग द इन्फरेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। तो एम्पिरिकल रिसर्च इज अनदर टाइप ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी जिसके अंदर हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर विजिलेंट ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन अप्रोचेस के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर पर्सनल ओपिनियंस, अजम्पशंस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की कोई स्कोप नहीं होती, वैसे ही देयर इज़ नो स्कोप फॉर पर्सनल ओपिनियन एंड अजम्पशंस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, मतलब कि अजम्पशंस मतलब कि किसी और के कहने पर हम उसकी बात मान लें और उसके बेसिस पे हम रिसर्च को आगे बढ़ाएं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एम्पिरिकल वर्ड की, ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक ट्रम इम्पीरिया, जिसका मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो एम्पिरिकल रिसर्च जो है साइकोलॉजी के अंदर वो मेनली फोकस करती है जो हमने देखा हो, मेज़र करा हो, एनालाइज करा हो, एंड मेक इट एसेंशियल वे टू हाउ साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। मतलब कि जो हमारे एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर होता है वो बेसिकली फोकस करता है उन चीज़ों पे जो चीज़ साइकोलॉजिस्ट ने खुद देखी हो, मेज़र करी हो, उन चीज़ों को एनालाइज करा हो, मतलब कि उनका उस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस हो, ओके। तो ये होती है एम्पिरिकल रिसर्च। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से बिल्कुल उल्टा है, मतलब कि इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो रिसर्च करी जाती है वो उसमें क्या करा जाता है, अंडरस्टैंड करा जाता है, रिकॉर्डिंग करी जाती है, और जो बिहेवियर है, इवेंट है और जो इशू है उसको एक्सप्लोर करा जाता है, ठीक है, एज दे अकर नेचुरली, जो चीज़ें नेचुरली हो रही हैं। मतलब उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं रिसर्चर्स बाय मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स, मतलब कि जो नेचुरली होता है उसको ही ऑब्जर्व करते हैं, उसको ही समझते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं करी जाती है विद द मेथड एज इट डज नॉट अलाउ एनी कंट्रोल और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब कि यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट अपनी तरफ से जो मेथड्स अप्लाई करते हैं वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो नेचुरली हो रहा है उसको ही अंडरस्टैंड करा जाता है, उसी को एक्सप्लोर करा जाता है। इन अ मैनी केस ये जो मेथड है ये यूज़ करा जाता है इन अ पायलट स्टडी टू गेट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना, और ये तब यूज़ करा जाता है स्पेशली जब इंफॉर्मेशन बहुत ही कम अवेलेबल हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर।
अब इसके बाद आती है हमारी कोरिलेशन रिसर्च। सो कोरिलेशन रिसर्च को समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि क्या आपने अपने आप से कभी ये क्वेश्चन किया है कि जो फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या उनके बीच में कोई एसोसिएशन है? या फिर दूसरा क्वेश्चन है, और क्या आईक्यू और रीसाइलेंस के बीच कोई रिलेशनशिप है? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या जो बीएमआई और मेंटल वेलबींग है वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं या नहीं? सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू पता नहीं लगा सकते, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी की पर्सनैलिटी या फिर आईक्यू या फिर बीएमआई को चेंज कर दें ये देखने के लिए कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम कोरिलेशन रिसर्च को यूज़ करते हैं। कोरिलेशन रिसर्च जो है वो साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है टू स्टडी नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स विदाउट अल्टरिंग दैम, मतलब उन वेरिएबल्स को बिना चेंज करे। ठीक है, सो इस मेथड में क्या है कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स जो कि नेचुरली होते हैं उनको मेज़र करता है, और वो भी विदाउट एनी रिसर्चर मैनिपुलेटिंग दैम, मतलब कि टू सी इफ़ चेंजेस वन कॉरस्पॉन्ड टू चेंज इन द अनदर। इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्ट्रेंथ है और जो डायरेक्शन है, मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव और नन, ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जो कि रिलेशनशिप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हाइपोथेसिस करते हैं, मतलब कि प्रेडिक्शन। बट क्रूशली ये कोई भी कॉज, मतलब कि जो रीज़न होता है उसे प्रूव नहीं करता है, एंड ये जो है ये रिसर्चर्स को अलाउ करता है टू प्रेडिक्ट आउटकम्स, जैसे कि प्रेडिक्टिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टडिंग आवर्स। ओके, इस तरीके से। अब इसके बाद है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। सो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर क्या होता है, इफ समवन वांट टू एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन बिहेवियर और इंटेलिजेंस और सोशल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं ओवर द टाइम, तो उसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेथड को यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लो कोई इंसान देखना चाहता है कि, मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि कैसे कोई इंसान अपनी एज के साथ साथ उसका इंटरेस्ट चीज़ों में कम होता चला जाता है, या फिर वक्त के साथ साथ कैसे उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्रिएटिविटी को असेस करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस रिसर्च के अंदर तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की। सो आपने हमेशा ये ऑब्जर्व करा होगा कि आपकी और आपके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है, और ओल्डर और यंगर जनरेशन के बीच में इमोशनल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ एंजाइटी, ओवरऑल वेलबींग, इन सारी चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। सो ये जितने भी फैसिनेटिंग जनरेशनल डिफरेंस हैं इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो ये जो मेथड है ये तब परफेक्ट होता है जब कोई रिसर्चर दो चीज़ों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करना चाहता है, कंपैरिजन चाहता है। ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जानना चाहता है। फॉर एग्जांपल कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो ये समझना चाहता है कि जो जेनजी और मिलेनियल जो जनरेशन्स हैं, इन दोनों जनरेशन्स में पर्सनैलिटी ट्रेट इतनी डिफरेंट क्यों हैं। तो वो क्या करेगा, इसके लिए वो दोनों एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को लेगा। ठीक है, उनको सेलेक्ट करेगा, उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज्ड पर्सनैलिटी टेस्ट करेगा, देन वो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करेगा टू कंपेयर द रिजल्ट। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि अपोजिट है उसकी। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल क्विकर होती हैं, मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। ठीक है, और उन्हें कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि जल्दी हो जाता है इसका प्रोसेस क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर। ओके, अब इसके बाद है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एम्फसाइज करते हैं ऑन मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स इन कंट्रोल लेबोरेटरी सेटिंग्स, और दूसरी तरफ जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है वो सिर्फ होती है अबाउट व्यूइंग, देखना, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना बिहेवियर को जो कि नेचुरली हो रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी इंट्यूशन नहीं करा है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जो कि दोबारा से रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल होता है लेबोरेटरीज़ के अंदर। तो उन केसेस के लिए ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है वो मोस्ट सूटेबल मेथड होता है। ओके,
अब नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकें। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो हम नंबर फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं और उसे हम एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और इसे कंसिडर करा जाता है मोर साइंटिफिक एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च। मतलब कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को मोर साइंटिफिक माना जाता है एज इट फॉलो एंड ऑपरेट ऑन अ वेल डिफाइंड प्लान। और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर एक तो सेटिंग एम्स, फ्रेमिंग हाइपोथेसिस और डिसाइडिंग द स्टैटिस्टिकल टूर, ये सब चीज़ें फील्ड या फिर लेबोरेटरी में स्टेप लेने से पहले करा जाता है। ओके, और इसके अंदर मेनली यूज़ करा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स जिनके अंदर आता है सच एज ऑब्जेक्टिव टेस्ट और क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स, जिनके थ्रू रिलायबिलिटी को इंश्योर करा जाता है ऑफ द डाटा एंड एज वेल एज इसके थ्रू हम जो पर्सनल बायसेस के चांस होते हैं उसको भी अवॉइड करते हैं। सो इन स्टडी के अंदर हम कंडक्ट करते हैं कंट्रोल लेबोरेटरी सेटिंग्स विच लेसन द चांसेस ऑफ एरर वेरिएंस, और दस ये इम्प्रूव करता है वैलिडिटी को और रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स को। ठीक है, अब इसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो डाटा कलेक्ट करा जाता है वो रैंक्स और कैटेगरीज में कलेक्ट करा जाता है, मतलब उसके अंदर नंबर फॉर्म नहीं होता है। ओके, क्योंकि एवरी सिचुएशन, इवेंट, एक्ट, उन सारी चीज़ों को हम हमेशा नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव मेथड जो होता है वो एवरी ह्यूमन एस्पेक्ट को नहीं सूट करता है, मतलब कि इसके थ्रू हम एवरी ह्यूमन एस्पेक्ट को नहीं स्टडी कर सकते। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चंस लें जैसे कि वाई डू यू पीपल चूज टू टॉलरेट टॉक्सिक रिलेशनशिप डिस्पाइट नोइंग द ट्रूथ एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब कि क्यों लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में टॉलरेट करते हैं ये जानने के बाद भी कि उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रूथ जानने के बावजूद भी। और दूसरा क्वेश्चन है डू लाइफ ट्रॉमास चेंज पीपल्स पर्सनैलिटी ओवर टाइम, इफ़ यस सो हाउ, मतलब कि जो लोगों की लाइफ में ट्रॉमास होते हैं क्या वो लोगों को चेंज कर देते हैं, मतलब कि लोगों की पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं समय के साथ, और अगर हाँ तो क्यों। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं इनफ हैं कि इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि सब चीज़ को हम नंबर्स या फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं एंड इसके थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस, अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या काम है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेनली फोकस करती है नंबर्स पे, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इंटरेक्ट प्रोसेस होता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बिहेवियर जो कि न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू कैप्चर नहीं करा जा सकता है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, तो यही सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर समझने थे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने एक्सप्लोर किया फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी, जिसके अंदर इंक्लूड था मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारी चीज़ें, और साथ ही हमने देखा कि इसके अंदर रिसर्च को प्रेजेंट करा गया है एज अ सिस्टमेटिक और मैथोलॉजिकल प्रोसेस जिसका यूज़ करके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हैं अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस। और इसमें हमने देखा कि रिसर्च के अंदर किस तरीके से स्टेप्स लिए जाते हैं, मतलब कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से लेके उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करने तक। और इसके अंदर हमने वेरियस टाइप्स देखे रिसर्च के, और उसके अंदर हमें ये चीज़ क्लैरिफाई हुई कि किस तरीके से इनको अप्लाई करके एक मोस्ट इफ़ेक्टिव आउटकम्स आ सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हमने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंस भी जाना। ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स भी जाने जिनके थ्रू हम डाटा एनालाइज करते हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी के चैप्टर्स की वीडियो में मैं जल्दी लाने वाली हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।